दूसरा, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई। पढ़ाई क्या है? क्रिया। किसको पढ़ाई? छात्रों को। तो आप जानते हैं कि कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो जिस शब्द के साथ को चिन्ह लगा हो समझ लीजिए कि कर्म कारक है। ठीक है, केवल देने अर्थ को छोड़ करके। तो यहाँ पर छात्रों को, तो एक तो हो गया छात्र, किसको पढ़ाई? छात्रों को, तो एक तो हो गया कर्म छात्र। दूसरा क्या पढ़ाई? हिंदी, तो हो गया एक कर्म हो गया हिंदी। तो यहाँ पर जो इस पढ़ाई क्रिया के कितने कर्म हो गए? दो। एक कर्म हो गया छात्र, दूसरा हो गया हिंदी। ठीक है ना। अब इसको हम अलग अलग वाक्यों में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई, एक तो हो गया ये सकर्मक क्रिया। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, एक हो गया ये सकर्मक वाक्य। तो दो वाक्य अलग अलग हो गए और दोनों ही वाक्यों में अलग अलग कर्म है, तो दो कर्म हो गए। लेकिन जब दोनों कर्मों को हम एक साथ मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो एक कर्म हो गया छात्र, ये दूसरा हो गया हिंदी। अब इसमें मुख्य कर्म कौन सा है? जो क्रिया के पास होगा वो मुख्य कर्म कहलाएगा, जो क्रिया से दूर होगा वो गौण कर्म कहलाएगा। तो सबसे पहले कौन है? हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी जो है मुख्य कर्म है पढ़ाई क्रिया का, और किसको पढ़ाई? छात्रों को, तो छात्रों को है गौण कर्म। ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं उसे हम द्विकर्म क्रिया कहते हैं। ठीक। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मोहन ने भाई को पत्र लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्रिया है लिखा, क्या लिखा? पत्र, तो ये कर्म तो हो गया ये। किसको लिखा? भाई को, तो एक हो गया ये। अब यहाँ पर लिखा क्रिया के पास कौन सा है? पत्र, तो ये मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है क्योंकि ये दूर है इसके। ठीक है। तो हम लिखेंगे मोहन ने भाई को लिखा, एक कर्म। किसको लिखा? भाई को, भाई कर्म हो गया, एक वाक्य हो गया। मोहन ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र, तो एक कर्म ये हो गया। तो दोनों जब वाक्यों को हम मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा मोहन ने भाई को पत्र लिखा। तो यह वाक्य जो है ये द्विकर्म क्रिया, क्योंकि इस क्रिया के साथ दो कर्म है। ठीक। अब हमने इतना जान लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं ये देखिए। पहला है सहायक क्रिया, दूसरा है सामान्य क्रिया और तीसरा है संयुक्त क्रिया। अब इन क्रियाओं को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, ये अगले पार्ट में जानेंगे। इसकी आपको परिभाषाएं लिखनी है, उदाहरण सहित लिखना है और तैयार भी करना है।